तौर पर हमारा जो दर्द है, झारखंड हेमंत सोरेन का जो दर्द है, हर झारखंडियों के लिए है, भूमिपुत्र के लिए, मूलवासियों के लिए, इसलिए किसी भी मूलवासी को इससे अलग नहीं रखा जाएगा, ये बिल्कुल साफ है। अब ये है कि इसके लिए नियम बनाने की बात है। अब इसका बाजाबता पूरा ड्राफ्ट तैयार होगा कि 1932 का खतियान के साथ और क्या क्या कमी बेसी उसको रेट किया जाएगा। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं, हाई कोर्ट में ये नहीं चलेगा, ये टूट जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, इसलिए कि हर राज्य की अपनी एक स्थानीय नीति होती है। छत्तीसगढ़ की है, महाराष्ट्र की है, तमिलनाडु की है, त्रिपुरा, असम और दूसरी जगह। पे आपको हम टोकना चाहेंगे, बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री थे तो उनका भी प्रयास था कि स्थानीय नीति लागू हो। आखिरकार 1932 ही क्यों? और अगर 1932 तो बाबूलाल मरांडी जो उस वक्त किए थे स्थानीय नीति लागू करने की कोशिश, वो क्या था, उसके बारे में जरा बताइए। उसमें और जो कमी बेसी थी उसको हम लोग कानूनी ढंग से देखते हुए ऐसा प्रावधान लाएंगे कि जो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं टूटे। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि हम लोग जो यह नियम बनाएंगे उस नियम को हम केंद्र सरकार को भेजेंगे और केंद्र सरकार से 9th शेड्यूल में डालने के लिए उसमें कार्रवाई करने का हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। 9th शेड्यूल में होता ये है कि कोई भी जब नियम उस शेड्यूल में आ जाता है तो उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जैसे अभी CNT एक्ट के जो प्रावधान है जी, वो CNT एक्ट के प्रावधान को किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाता है, उसको टोटो मानना पड़ता है। तो इसलिए हम लोगों का ये भी सोच है कि इसको हम लोग केंद्र सरकार के जरिए बाज़ाब्ता 9th शेड्यूल में भी डालने का प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, जो आपने कहा बाबूलाल मरांडी ने जो नियम बनाया था उसमें नियम में कुछ कमियां थी और हमारे जो उस वक्त के जो एडवोकेट जनरल्स थे या जो पदाधिकारी थे उसको सही ढंग से हाई कोर्ट के सामने पेश भी नहीं किया था, जिसके वजह से भी ये उस वक्त जो टूटा था। क्या क्या कुछ कमियां थी सर उस वक्त? पहला कमी ये कि साहब, हम जो हाई कोर्ट का ये कहना था कि आप पूरे भारतवर्ष के रहने वाले नागरिक को किसी भी देश में, पूरे देश में या किसी राज्य में नौकरी करने से रोक नहीं सकते हैं। ये उसका फंडामेंटल अधिकार है, उसका हक बनता है, उसका जो है हर नागरिक का ये अधिकार है कि वो पूरे देश के अंदर किसी भी भाग में नौकरी कर सकता है। तो पिछले बार में हुआ यह था कि 100% रिजर्वेशन की बात आई थी कि स्थानीय नीति में 100% स्थानीय लोग को नौकरी दिया जाएगा। इस पर भी हम लोग सोचेंगे, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, एडवोकेट जनरल से और भी जो विद्वान अधिवक्तागण हैं, विधि के जानकार हैं, उनसे मशवरा करके उसमें कुछ प्रावधान लाया जाएगा जिसमें बाहर के लोगों को भी कुछ परसेंटेज दिया जाए, जिससे कि ये नहीं कहा जा सके कि हम कंप्लीट जो है लोगों के लिए बैन कर दिए हैं या बाहर के लोगों को नौकरी नहीं देंगे या बाहर के लोगों को हम बाहर कर देंगे। ऐसा कोई भी हम लोग का नियत नहीं है। हम चाहते हैं कि झारखंड के मूल निवासियों को, धरती पुत्र को उसका हक मिले, साथ साथ बाहर से भी जो लोग आए हैं उनको भी हम साथ लेके चले, उनके साथ भी अन्याय नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर जब हम उनका प्रावधान रखेंगे तो हाई कोर्ट उस कानून को नहीं तोड़ सकती है। लगता है कि बिल्कुल कागजी घोषणा की गई है, क्योंकि इस घोषणा में ही लिखा हुआ है कि ये प्रावधान तब लागू होगा जब ये प्रावधान या ये एक्ट जो है वो शेड्यूल 9 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो हिस्सा बन जाएगा। तो हमें लगता है कि राज्य सरकार भली भांति जानती है कि ये किसी प्रकार से लागू किया जाने वाला या लागू किया जा सकने वाला निर्णय है ही नहीं, इसलिए एक ऐसा राइडर लगा दिया गया है कि ये तब लागू होगा जब शेड्यूल 9 में ये इंक्लूड कर दिया जाएगा। टेक्निकली देखिए, इसको शेड्यूल 9 में डालने के लिए फिर प्रेसिडेंट, माननीय राष्ट्रपति का चाहिए सैंक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल, तो ये तमाम प्रक्रिया से गुजरना होगा और मेरी विधि जानकारी के हिसाब से इसे लागू करना संभव नहीं होगा, ये विधि सम्मत नहीं होगा। आरक्षण के लिए वास्तव में जो मूल निवासी है इस राज्य का, उसी को वो लाभ मिलना है, तो उसके लिए स्थानीयता को आप निर्धारित कैसे भी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आरक्षण का लाभ सिर्फ राज्य के मूल निवासी को ही मिलता है
और 1932 का खतियान अगर इस आधार पे आप परिभाषित करना चाह रहे हैं तो ये भी फिर एक कागजी घोषणा है या धूल झोंकने वाली बात है। आखिर डबल सिटीजनशिप का तो कोई औचित्य नहीं है और आप फैसिलिटी यदि देना चाह रहे हैं तो वो तो विधि सम्मत होना है। तो कितने ट्राइबल लोग इससे बाहर हो जाएंगे, जो डेली वेजर है, जिसका घर नहीं है, जो लैंडलेस लेबर है, जिसकी ज़मीन नहीं है, उसका खतियान में कहाँ से एंट्री होगा। खतियान तो रेवेन्यू रिकॉर्ड है जो ज़मीन के अगेंस्ट में लैंड टेन्योर होल्डर का नाम दर्शित करता है। 1985 के डेडलाइन को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और माननीय उच्च न्यायालय ने नहीं माना, तो जब 1985 का डेडलाइन अभी तक मान्य नहीं हो सका है तो कहां से ये बात बनती है कि 1932 के खतियान की डेडलाइन के आधार पर नियोजन नीति अगर बने और आरक्षित कर दिए जाए यहाँ के सारे पद या वर्ग 3 या 4 के पद, तो किस प्रकार से राज्य सरकार लाभ देगी, यह स्पष्ट नहीं है। कि राज्य सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि आखिरकार 1932 के खतियान के आधार पर राज्य के मूल निवासियों को क्या लाभ मिलेगा। मैं भी इस राज्य का एक मूल निवासी हूँ, मेरा घर हजारीबाग जिले में पड़ता है, तो मैं भी पूछना चाहता हूँ राज्य सरकार से कि वास्तव में मूल निवासी के तौर पर मुझे क्या मिलने वाला है। इन्होंने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि नियोजन की नीति के साथ 1932 के खतियान के आधार को जोड़ा जाने वाला है, और यदि नहीं जोड़ा जाने वाला है तो इसका कारण क्या है, ये राज्य सरकार अभी भी स्पष्ट नहीं कर पाई है और कर भी नहीं पाएगी। मैं कहता हूँ भारत का जो भी नागरिक है, सिटीजन, वो तो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी बस सकता है, फिर जहाँ बसेगा उसका वहाँ का अधिकार प्राप्त होगा। तो डोमिसाइल नीति लागू करने के पीछे क्या मंशा सरकार की, ये सरकार जब उसको सामने लाएगी तो फिर देखा जाएगा।